हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने पीरियोडिक टेबल की इंट्रो के बारे में एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक के बारे में अच्छे से क्लियर कट पढ़ लिया था। अब आप बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स। होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस पे, ये क्वेश्चंस के बेस पे मैंने ये सारे की सारी स्लाइड्स तैयार की हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं? हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने से इनकी साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने पे इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो जाती है साइज़ के बढ़ने पे। इस वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन करवा दें या एयर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा। जनरली क्या होता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो टार्निश हो जाते हैं एयर के साथ, मतलब एयर के कांटेक्ट में आके ही वो एल्कली मेटल्स की जो लस्टर है, जो उसकी चमक है वो ख़त्म हो जाती है। चमक उसकी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। क्यों ख़त्म हो जाती है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि वाई एल्कली मेटल्स गेट टार्निश्ड इन एयर। क्यों अपनी लस्टर को खो देते हैं वो? तो इसका आंसर रहेगा यहीं पे ही, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स एंड फर्दर रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बनने की वजह से ही ये क्या हो रहे हैं, टार्निश हो रहे हैं, अपनी लस्टर को खो रहे हैं। तो फर्स्टली हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर कोई भी मेटल, एल्कली मेटल जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अगर एयर के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट में एयर के साथ साथ अगर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर का मतलब है कि अगर वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, एयर के कांटेक्ट में आया तो उसने क्या बनाया, ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर वो आ गया तो वो ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीज़ें बन जाती हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। किसके कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से। तो इस वजह से वो अपनी लस्टर खो देते हैं, ऑक्साइड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे जैसे ही तो अपनी चमक को खो बैठते हैं वो। ठीक है, तो इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो एल्कली मेटल है उसको हम एयर के साथ तो कांटेक्ट में ला नहीं सकते, तो इस वजह से इसको हम स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर तो कर लिया हमने एल्कली मेटल्स को, बट एल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम आता है। ठीक है, लिथियम आता है, लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबको रख लिया, बस लिथियम को नहीं रख सकते हम केरोसिन ऑयल के अंदर। पहले कह रहे हैं कि एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं लाना, दूसरी बार अगर केरोसिन ऑयल की बात की फिर कह रहे हैं कि बाकी सारे तो ठीक हैं पर जो लिथियम है फिर से वो उसको नहीं रख सकते केरोसिन ऑयल के अंदर। फिर रखें किसके अंदर, ये सवाल उठता है कि रखें किसके अंदर। ये देखो तुम पिक के अंदर आसानी से देख सकते हो, पर थोड़ा सोचो, जैसे ये लड़का सोच रहा है कि एल्कली मेटल्स को स्टोर किया हुआ है केरोसिन ऑयल के अंदर, पर लिथियम को क्यों नहीं कर सकते यार। तो सोचो, पिक के अंदर क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा कि सोडियम और पोटाशियम जो है वो केरोसिन ऑयल के अंदर बॉटम पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसकी बॉटम के साथ वो लगे हुए हैं, बट जो लिथियम है वो देखो कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, उसकी सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तुम देख सकते हो इस बोतल के अंदर वो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो सरफेस पे फ्लोट करने का मतलब क्या है कि जो लिथियम है, जो लिथियम है वो क्या है, लाइट वेट का। लाइटेस्ट होने की वजह से, इसका साइज़ छोटा होने की वजह से, ये लाइट वेट होने की वजह से ये सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो ये भी इसके साथ हम स्टोर करके नहीं रख सकते इसको, ये एयर के कांटेक्ट में तो आ ही जाएगा। तो इस वजह से लिथियम को भी हम केरोसिन ऑयल के अंदर हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो लिथियम को हम किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। किसके अंदर, पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, पैराफिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास कि जो एल्कली मेटल हैं वो केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, बट लिथियम को क्यों नहीं रख सकते? आंसर इज़ दैट इट इज़ अ लाइटेस्ट एलिमेंट, तो इस वजह से इसको पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिया हमने, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के अंदर क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो। अगर हम हीट कर दें मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलके, मतलब कंबशन कर रहे हैं हम उसकी, ठीक है, तो क्या होगा कि लिथियम जो है लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम क्या है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और जो बाकी के बचे मेटल हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्यों बना रहे हैं? सिंपली ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बना लेते ये? ठीक है, इसका आंसर ये रहा। देखो कैसे, हमें पता है कि जो स्मॉल केटाइन होता है, स्मॉल वाला केटाइन होता है, वो स्मॉल एनायन के साथ ही स्टेबलाइज रहता है, मतलब सेम अगर उसके साइज़ सेम है तो आसानी से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेगा अपनी, आसानी से वो बॉन्डिंग कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है, केटाइन एनायन के साथ। बट लार्जर केटाइन जो होता है वो छोटे के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो उसको साइज़ उसके जितना चाहिए, तो जो केटाइन का साइज़ रहेगा वही अनायन का साइज़ रहना चाहिए, तभी वो आसानी से स्टेबलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो लिथियम की अगर बात करें तो वो क्या है, स्मॉल साइज़ का है। ठीक है, तो उसके साथ जो ऑक्साइड रहेगा वो भी स्मॉल साइज़ का ही रहेगा ना, तो इस वजह से वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड की बात करें थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाता है उसका, तो इस वजह से सोडियम का भी बड़ा साइज़ हो जाता है, तो इस वजह से ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। बाकी के मेटल की बात करें तो उनका और ज़्यादा बढ़ जाएगा साइज़, तो उनके पास सुपर ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो इस वजह से ये भी सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिसका जितना साइज़ है उसी के हिसाब से ही उसने अपना एनायन चूज़ करना है। तो लिथियम का स्मॉल साइज़ है तो वो ऑक्साइड एनायन चूज़ करेगा, सोडियम का उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो पर ऑक्साइड चूज़ करेगा, उसका और ज़्यादा हो गया तो उसका सुपर ऑक्साइड चूज़ कर लेगा वो। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्साइड का -2 होता है, पर ऑक्साइड का -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड का -½ हो जाता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया हमारे पास कि ये मोनोऑक्साइड वगैरह और परऑक्साइड क्यों बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। अब अगर बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर की, तो हमें पता है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट किया उन्होंने, तो वो क्या बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे OH नहीं आएगा। एल्कली मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और लिबरेट क्या कर रहे हैं, इवोल्व क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, ठीक है, इसकी जो रिएक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H इसका नेगेटिव होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये फायर जो है आसानी से कैच कर लेती है, इसको आग लग सकती है। ठीक है, अगर तुमने जनरली देखा होगा कि सोडियम के मेटल्स को अगर तुम वाटर के कांटेक्ट में ले आते हो तो वहाँ पे अगर तुम्हारे हाथ पे भी लग जाए तो वो जलना शुरू हो जाता है। लैब के अंदर तुम देखा होगा तुमने, सोडियम के पैलेट्स होती हैं और वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं और अगर तुम उस पर हाथ लगा दो तो तुम्हें जलन फील होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा तरह का ब्लास्ट हो जाता है, वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है। अगर साथ में फायर भी जल रही हो ना तो वो आसानी से कैच कर लेगा, तो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जनरली एल्कली मेटल्स के साथ करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही शो करेगा। बट जो लिथियम है हमारे पास, जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट आया था एल्कली मेटल का, ठीक है, वो जो लिथियम है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड वाटर। वाटर के साथ उसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, मतलब इतनी आसानी से वो फायर को कैच नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत स्लोली वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि इसका सरफेस स्मॉल है। सरफेस स्मॉल होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर स्टिक नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, इस वजह से ये लेस रिएक्टिव रहेगा वाटर के टुवर्ड। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये आसानी से इसको मेल्ट करना मुश्किल है, तो फायर भी कैच करना मुश्किल हो जाएगा इसको। तो ये लिथियम जो है एक तरह का VIP बंदा है, ये VIP पर्सन है, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये एक्सेप्शनल केस चलेगा यहाँ पे। जो बाकी के एल्कली मेटल शो करेंगे ना उससे ये कुछ अलग ही बिहेवियर शो करेगा।
ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमने ये पढ़ा था, लास्ट के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि जो लिथियम है वो ही सिर्फ मोनोऑक्साइड बना रहा था, बाकी सारे के सारे क्या कर रहे थे, सुपर ऑक्साइड ये वो बना रहे थे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे यही एक जो रहेगा एक्सेप्शनल केस रहेगा हमारा लिथियम का हर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो एक वीआईपी पर्सन की तरह काम करेगा, समझ लो एक तरह का ये लाडला पर्सन है, लाडला है बहुत ज़्यादा, ये एल्कली मेटल्स का सब लाड करके रखते हैं इसको, एक एक्सेप्शनल के तरीके से रखते हैं इसको, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होता है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो मेटल हाइड्राइड्स बना देते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। अब जो ये हाइड्राइड्स होते हैं इसके ऊपर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ये हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, +1 भी शो कर सकता है और -1 भी शो कर सकता है। तो यहाँ पर ये -1 वाली शो कर रहा है, ठीक है। अब जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की, जो मेटल हाइड्राइड्स बन रहे हैं इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ के बढ़ने पे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसका आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है, आयंस बन रहे हैं उसके, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते ही आयनिक करैक्टर के बढ़ने पे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म होएगी, इस वजह से स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज़ कर जाती है इसकी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हाइड्राइड्स होती हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। कैसे? अभी हमने बताया कि साइज़ के बढ़ने पे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करता है, मतलब खुद को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर इनका नीचे जाने से इंक्रीज़ करे, क्यों? क्योंकि वो आसानी से रिड्यूस करे जा रहे हैं दूसरों को और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इंक्रीज़ कर रहा है इसका डाउन द ग्रुप जाने से, ठीक है। ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है साइज़ के बढ़ने से इसकी अट्रैक्शन कम हो रही है, तो बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जो इतनी जल्दी आसानी से तोड़ दे उसको डिसोसिएशन एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से डिक्रीज़ कर जाएगी वो डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट सारा तो कर लिया, पर हमने अभी क्या कहा था, लिथियम जो है हमारा क्या है, वीआईपी बंदा है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ खासियत तो रहेगी। अब लिथियम हाइड्राइड है वो मेट्रोलॉजिकल बैलून्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वीआईपी बंदा है, ये कहीं ना कहीं पे अपनी खासियत दिखाएगा ही दिखाएगा, तो ये यूज़ याद रख लेना, मेट्रोलॉजिकल बैलून्स के अंदर ये यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन मतलब हम क्या करेंगे, अब मेटल्स को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बना देते हैं, आयनिक हैलाइड्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेटल को हम X2 के साथ कर रहे हैं, मतलब हमने हैलोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बना रहे हैं, आयनिक हैलाइड्स बना रहे हैं। आयनिक हैलाइड्स का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी जो होती है मेटल की टुवर्ड हैलोजन वो इंक्रीज़ करती है। टुवर्ड द हैलोजन मतलब मेटल जो है हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, आसानी से कब शो करेंगे, जब डाउन द ग्रुप जा रहे होंगे, मतलब सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा शो करेगा हैलोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बढ़ जाता है तो वो आसानी से कर लेता है। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, ये जो भी हैलाइड्स बनते हैं यहाँ पे कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। इनकी स्टेबिलिटी जो है, हैलाइड्स की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये आसानी से मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, देन आयोडाइड्स आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज़ कर रही होगी डाउन द ग्रुप जाने से, और जो रिएक्टिविटी है हैलोजन्स के साथ उसकी इंक्रीज़ कर रही होगी। रिएक्टिविटी तभी इंक्रीज़ करेगी जब उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, तो आसानी से वो कर सकते हैं रिएक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवलेंट नेचर हैलाइड्स का। अब देखो हमने क्या पढ़ा, फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर हैलोजन के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई लिथियम का डिस्कस नहीं हुआ अभी, ठीक है, लिथियम का डिस्कस नहीं हुआ तो क्या होगा, हमने लिथियम का तो करना ही, क्योंकि हमें पता है कि जो लिथियम है वो वीआईपी पर्सन है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ खासियत रहेगी हर पॉइंट के अंदर। तो इस पॉइंट के अंदर इसकी क्या खासियत है कि वो कोवलेंट नेचर शो करता है, मोर कोवलेंट है देन द NaCl। क्यों कोवलेंट क्यों है,
यहाँ पे फजान रूल लगता है। अब ये फजान रूल क्या है? फजान रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना छोटा कैटाइन रहेगा उतना ज़्यादा ही अनायन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अनायन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब जो कैटाइन है, मान लो लिथियम मैंने एक कैटाइन लिया और यहाँ पे मैंने एक अनायन ले लिया, ठीक है। ये कैटाइन है, इसकी टेंडेंसी है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो क्या कर सकता है? डिस्टोर्ट कर सकता है। मान लो ये ऐसे है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये इसको क्या करेगा? डिस्टोर्ट कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है। तो इस तरह से ये जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी उतना ज़्यादा इसका क्या रहेगा? कोवलेंट करेक्टर रहेगा। मतलब वो आसानी से बॉन्ड बना सकता है, उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो स्मॉलर कैटाइन कौन है? लिथियम स्मॉलर कैटाइन है, ठीक है। स्मॉलर कैटाइन होने की वजह से वो कोवलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा शो होगा। तो उसका ट्रेंड क्या रहेगा? यहाँ पे ट्रेंड ये रहेगा कि लिथियम का सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि वो स्मॉलर कैटाइन है, ठीक है। इसकी ये लगेगी ट्रिक की स्मॉलर कैटाइन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर रहेगा। तो स्मॉलर कैटाइन ये है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो धीरे धीरे वो जो कोवलेंट करेक्टर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब अगर सेम कैटाइन आ जाए तो क्या होगा? कैटाइन के साथ कर रहे थे ना हम इसकी बात। अगर मान लो सेम कैटाइन आ जाए तो क्या होगा? तो फिर हम क्या करेंगे? अनायन के बारे में चलेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्रेटर द अनायन मोर इज द कोवलेंट करेक्टर। जितना ज़्यादा अनायन का होगा साइज़ उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। तो अगर हैलाइड्स की बात करें अनायन की, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है साइज़? आयोडीन का। तो जितना ज़्यादा अनायन का साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा ही क्या होएगा? कोवलेंट करेक्टर रहेगा। देयर इज़ अ मोर कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोवलेंट हो जाएगा। तो इसका ट्रेंड क्या रहेगा? Li लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड। इसका ट्रेंड ये रहेगा। तो ये देख लेना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए हैं। 2 क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि कोवलेंट करेक्टर अगर कैटाइन अलग अलग हो तो तब क्या होगा, अगर कैटाइन सेम हो जाए तो तब क्या होगा। तो ये ट्रेंड रहेगा इसका, ओके। देन उसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी की बात करें। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो तब क्या रहेगा इसका ट्रेंड? सोल्युबिलिटी जो होती है, लिथियम हैलाइड जनरली जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं होते। अब लिथियम आ गया, वीआईपी पर्सन है भाई, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ये लिथियम जो है ये इनसोल्युबल रहता है वाटर के अंदर। क्यों? लिथियम के हैलाइड जो होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है कि दोनों का स्मॉल साइज़ है। लिथियम का भी स्मॉल साइज़ है और जो हमारे पास फ्लोरीन होता है उसका भी स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी लैटिस एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। लैटिस एनर्जी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इस वजह से लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा देने की वजह से ये इनसोल्युबल रहते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब इनके साथ वाटर के साथ रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो लिथियम फ्लोराइड है वो इनसोल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है इन द ऑर्डर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्यों? क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, साइज़ के बढ़ने पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो हमें क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना बहुत आसान होगा। तो आसान होगा तो आसानी से टूट जाएगा, तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। इस वजह से डाउन द ग्रुप जाने से साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ के बढ़ने से एंथैल्पी भी कम हो रही होगी। तो ड्यू टू डिक्रीज इन एंथैल्पी एज अ साइज ऑफ हैलाइड्स इंक्रीजेज, जैसे ही इंक्रीज़ करेगा वैसे ही उसकी एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज़ करने लग जाएगा। वो आसानी से मेल्ट हो सकता है क्योंकि वो आसानी से टूट रहा है, ठीक है। फॉर द सेम हैलोजन, ये तो डिफरेंट हैलोजन की बात हुई ना। अगर सेम हैलोजन आ जाए तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट के अंदर अगर सेम हैलोजन है तो क्या होगा? सेम हैलोजन होगा तो लिथियम क्लोराइड जो है सबसे पीछे चला जाएगा। अब फिर से ये लिथियम क्लोराइड का पंगा आ गया, लिथियम आ गया, वीआईपी आ गया, ठीक है। इसका पंगा रहेगा। इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि इसका कोवलेंट करेक्टर है। हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे क्या कि ये कोवलेंट नेचर इसका शो करता है। लिथियम क्लोराइड मोर कोवलेंट होता है NaCl से, इस वजह से ये क्या करेगा? अपना अलग ही बिहेवियर शो करेगा। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा इसका, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। अब उसके बाद अगर बात करें हम 5th पॉइंट की, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? लिथियम लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन करवानी है।
लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन करवानी है मेटल के साथ। अब जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, क्या बनाते हैं, डीप ब्लू सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे ही एल्कली मेटल, मान लो कि हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड NH3 प्रेजेंट है। इसके अंदर हमने एल्कली मेटल्स भी डाल दिए। जैसे ही हमने एल्कली मेटल और लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो इसका जो कलर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू कलर शो होने लग जाएगा तुम्हें, डीप ब्लू सोल्यूशन बन जाता है यहाँ पे। वो क्यों बनता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हमने रिएक्शन शुरू की है यहाँ पे, तब मेटल के साथ जैसी रिएक्शन शो होगी अमोनिया की, दो तरह के आयन बनते हैं यहाँ पे। एक तो अमोनिएटेड कैटायन बनता है पॉजिटिव चार्ज का, एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ब्लू कलर सोल्यूशन शो करता है। क्यों, क्योंकि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसको, रेड लाइट को। रेड लाइट को जैसे एब्जॉर्ब की तो ये रिलीज़ क्या करेगा, ब्लू कलर रिलीज़ करेगा। इस वजह से इसका सोल्यूशन जो है वो ब्लू बन जाता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या बन जाता है, हमारे पास ब्लू कलर का बन जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कि ये ब्लू कलर के सोल्यूशन क्यों देते हैं, जनरली ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें पता है कि क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को तो रिड्यूस करे, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। मतलब खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल क्या काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। इस वजह से एल्कली मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आसानी से दे देते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं, सारे के सारे एल्कली मेटल हैं, तो सारे के सारे एल्कली मेटल जो प्रेजेंट है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ के बढ़ने पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ हो रहे हैं, तो उनकी टेंडेंसी है वो रिड्यूसिंग करैक्टर शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से रिड्यूसिंग करैक्टर जो है डाउन द ग्रुप जाने से क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अगर हम एक्व सोल्यूशन की बात करें, लिथियम अगर एक्व सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अभी हमने क्या पढ़ के हैं कि रिड्यूसिंग करैक्टर डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब सीजियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए था हमारे पास, ये वाला, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम का सबसे ज़्यादा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख रखे हैं, ठीक है। तो सीजियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। बट अगर हम बात करें एक्व सोल्यूशन की, ये जनरली है विदाउट एक्व सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम एक्व सोल्यूशन की बात करें, जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा ये वाला, मतलब लिथियम जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर आ गया VIP बंदा, क्यों भाई, क्यों होगा रिड्यूसिंग एजेंट ये, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। कम होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव रहती है, जो E0 रहेगी इसकी वो नेगेटिव रहेगी। इस वजह से जो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। हमें पता है कि मोर इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतनी ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव कैसे पता चली, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलती है, ठीक है। तो लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है नेगेटिव रहेगी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से जो लिथियम है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, तो ट्रेंड जो हमारा रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो भाई साहब हैं लिथियम, इसका एनोमलस बिहेवियर कैसे शो होता है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये जो लिथियम है सबका लाडला है, सब एल्कली मेटल्स का लाडला है, इस ग्रुप का लाडला बंदा है ये, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो घर में सबके लाडले होते हैं, है ना, तो वो कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर अपना शो करते ही रहते हैं। बे टाइम पे सोएंगे, बे टाइम पे उठेंगे, बे टाइम पे रोएंगे, है ना, उनका कोई टाइम नहीं होता। तो ये भी अपना एनोमलस बिहेवियर शो करते रहते हैं जैसे जैसे। वैसे भी लिथियम जो है छोटा होने की वजह से, स्मॉल साइज़ होने की वजह से, अपने घर का लाडला होने की वजह से, एल्कली मेटल वाले घर का लाडला होने की वजह से कुछ ना कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि भाई मैं तो छोटा हूँ, ठीक है,
छोटा हूँ, उसके बाद क्या कह रहा है कि पोलराइजिंग पावर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। पावर होती है छोटे बच्चों के पास, थोड़ा सा रोए नहीं उनको चीज़ मिल जाती है, चीज़ के लिए रोते रहे होते हैं कि हाँ मुझे वो चाहिए, तो थोड़ा सा रोएंगे वो मम्मी पापा क्या करेंगे, उसको चीज़ ला के दे देंगे। ठीक है, ऐसे बड़ों को नहीं मिलती, जनरली तुमने देखा होगा अपने घर में। ठीक है, तो ना जो लिथियम है वो एक छोटे बच्चे की तरह काम कर रहा है। वो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा होने की वजह से उसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, पर छोटा तो है पर उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। उसके पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, उसके पास नॉन अवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल्स की, मतलब वो बड़े बड़े वैलेंस शेल, वो खाली वैलेंस शेल रखता ही नहीं अपने पास, सारे भरे हुए रखता है, मतलब अपना पूरा रोब रखता है कि हाँ मेरे पास ये है, सब कुछ है, खाली कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मलस बिहेवियर रहेगा। इस पॉइंट के थ्रू भी तुम समझ सकते हो इसकी साइज़ को, कि लिथियम एटम का साइज़ छोटा होता है और यहाँ पे सोडियम का दिखा रखा है तो सोडियम का बड़ा होता है। इसे कंपेयर कर सकते हो साइज़ को तुम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिफरेंस क्या रहता है लिथियम और अदर एल्कली मेटल्स का। सबका लाडला होना, भाई ये लाडला लिथियम। ठीक है, और एल्कली मेटल्स बेचारे सारे बड़े लोग, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, ठीक है, ये सारे हैं एल्कली मेटल्स। लिथियम सबका लाडला है। इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है, तुम्हें पता है कि लाडले को सब कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल चलेगा उसके अंदर, बेचारे एल्कली मेटल देखते रह जाएंगे कि हाय हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे होने वाला है। लिथियम जो है हार्डर है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं उसको कोई नहीं हरा सकता, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हार्डर होते हैं, तो लिथियम छोटा बच्चा है, हार्डर है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सॉफ्ट हैं, बेचारे आराम से बैठे हैं, कोई भी कब भी आके उसको कुछ भी कह सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, इट रिएक्ट विद द वाटर स्लोली रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे के सारे फायर कैच कर लेते हैं। अब मान लो कि छोटे बच्चों को हमने नहलाने के लिए भेजा कि हाँ भी तू नहा ले। ठीक है, जैसे ही उसको टब के अंदर बिठाया वो तो खेलने लग जाता है। फिर अगर उसको उठाने की कोशिश करो, बाहर ले जाने की कोशिश करो, नहीं मैंने नहीं आना बाहर और नहाऊंगा मैं, वो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ स्लोली वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही लिथियम है, वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ बट स्लोली करेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। बट दूसरे क्या हैं, एल्कली मेटल्स, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे फटाफट से रिएक्ट करके फायर कैच कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, तो बड़ों को गुस्सा ही बड़ी छेती आता है ना। वो कहेंगे बाहर ही नहीं आ रहा, तो एकदम से वो आग बबूला हो जाते हैं, तो बाकी के सारे फायर कैच कर रहे हैं, करते रहो, उसका क्या जाता है। लिथियम तो आराम से नहाएगा वाटर के साथ स्लोली रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिथियम फॉर्म ऑक्साइड्स वाइल अदर फॉर्म परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। जो लिथियम होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, छोटे हैं, छोटे के साथ ही खेलेंगे, तो छोटा बच्चा छोटे बच्चे के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। लिथियम जो है ऑक्साइड ही बनाएंगे छोटे से। ठीक है, पर जो बाकी बड़े हैं तो बड़ों के साथ खेलेंगे तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं वो। तो इस तरह से ये याद रख सकते हो तुम, दूसरे जो हैं परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, छोटे बड़ों के साथ कंपेयर कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब लिथियम कार्बोनेट है, वो लेस स्टेबल होता है और डीकम्पोज ऑन हीटिंग आसानी से। लेस स्टेबल का मतलब क्या है कि मान लो लिथियम जो है उसको हमने कार्बोनेट दे दिया। ठीक है, ये कार्बोनेट दिया है हमने CO2 के साथ रिएक्ट करवा के, इसकी कार्बोनेशन करवा के हमने लिथियम कार्बोनेट इसको बना दिया। मतलब छोटे बच्चे को हमने कोई खिलौना दे दिया कि ये लो खिलौने के साथ खेल लो, वो आसानी से खेल रहा है। ठीक है, पर अगर उसके सामने बड़ा खिलौना रख दिया, उसको इनिशिएशन दे दी कि हाँ भाई ये खिलौना इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, उस छोटे खिलौने को रख देंगे, बड़े खिलौने के पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था कि उस खिलौने के साथ वो लेस स्टेबल थे, स्टेबल नहीं था वो। ठीक है, लेस स्टेबल थे, लेस स्टेबल होने की वजह से वो आसानी से डिकम्पोज हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि वो आसानी से हीट करने पे वो डिकम्पोज हो रहे हैं। हीट का मतलब है उसको सिर्फ इनिशिएशन ही देनी है हमने कि हाँ ये लेने या खिलौना ले ले, तो वो इधर छलांग मार लेंगे। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट भी ऐसा ही है, लेस स्टेबल है, कार्बोनेट के साथ स्टेबल नहीं रहेगा, वो छोटे खिलौने के साथ स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे ही हीट करेंगे डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, छोड़ के आ जाएगा खिलौने को, कार्बोनेट को, लिए ले तू ले ले, मैंने नहीं लेना, मैं तो बड़ा लूँगा। ठीक है,
बाकी के सारे स्टेबल होते हैं, उनको जो मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं। बड़े लोग, उनको जो दे दो उसी में खुश रहेंगे वो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास लिथियम ऑन कंबशन फॉर्म मोनोऑक्साइड। जैसे ही हम कंबशन करते हैं लिथियम की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हम उसको हीट कर रहे हैं, कंबशन दे रहे हैं उसको, तो वो मोनोऑक्साइड बनाती है, नाइट्राइड्स बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ कर दो तो, नाइट्रोजन के साथ कर दो तो नाइट्राइड्स बना देंगे, ठीक है। अगर कंबशन कर रहे हो उसकी तो वो क्या करेंगे, ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड दे रहे होते हैं, ठीक है। बट जो एल्कली मेटल्स है वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो पेरोक्साइड वगैरह देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हैलाइड्स की। हैलाइड्स का पॉइंट हमने पढ़ लिया था पीछे ही कि सोल्युबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के साथ नहीं सॉल्युबल होती उनकी, क्योंकि उनकी जो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहती है, ठीक है, नेगेटिव वाली। तो इस वजह से ये हैलाइड्स जो है लिथियम के, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, बाकी के सारे जो हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल रहेंगे। तो ये स्पेशली केस है लिथियम का, स्पेशल के अंदर ही डिज़ोल्व होगा, इथेनॉल के अंदर हो जाता है डिज़ोल्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप होता है उसके अंदर हमारा लिथियम प्रेजेंट होता है, सेकंड ग्रुप जो है हमारा एल्कलीन अर्थ मेटल का, उसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। जो मैग्नीशियम प्रेजेंट है ना वो लिथियम के डायगोनली प्रेजेंट होता है, डायगोनली पड़ा होता है वो, तो इस वजह से इसको बता दिया हमने कि वो डायगोनल रिलेशनशिप बता रहे हैं हम इसका, क्योंकि डायगोनली प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप बता दिया हमने इसको। रिलेशनशिप क्या है कि दोनों लिथियम और मैग्नीशियम जो है ना, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिजेंबल करती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उसका लाडला कौन है, लिथियम है, जो सेकंड ग्रुप है उसका लाडला कौन है, मैग्नीशियम है। तो ये दोनों के दोनों लाडले हैं भाई अपने अपने ग्रुप के, ठीक है। तो इस वजह से दोनों का स्मॉल साइज़ रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होएगी, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा रहेगी इनकी। तो दोनों के दोनों हार्ड मेटल होते हैं। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं हीट करने पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अगर उन्हें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए तो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, वरना वो मोनोऑक्साइड पे ही टिके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो कार्बोनेट्स जो होते हैं बोथ मेटल्स के, वो डिकम्पोज ईजिली हो जाते हैं, दोनों के, लिथियम के भी और मैग्नीशियम के भी। इसका भी डिकम्पोज ईजिली हो गया, इसका भी डिकम्पोज ईजिली हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैलाइड्स की बात करें तो दोनों के दोनों कोवलेंट होते हैं और सोलबल होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोलबल होते हैं, इथेनॉल के अंदर ये सोलबल होते हैं। तो ये था लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। लिथियम की हमने पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, मैग्नीशियम की भी सेम वही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटाशियम। मतलब जो एल्कली मेटल्स हैं उसका लिविंग बींग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो लिविंग सेल जो होंगे उनको हमने कह दिया कि लिविंग सेल के अंदर जो सोडियम और पोटाशियम है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी इंपॉर्टेंस रहती है कहीं ना कहीं, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी वो, ठीक है। तो सोडियम आयंस जो होते हैं वो सेल के आउटसाइड रहते हैं, जो लिविंग बीइंग्स के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे उसके आउटसाइड वाली साइड पे सोडियम आयन प्रेजेंट है, और इनसाइड क्या प्रेजेंट है, पोटाशियम। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो ये सेल है, सेल के बाहर वाली साइड पे सोडियम आयन प्रेजेंट है और अंदर वाली साइड पे जो होगा वो पोटाशियम आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका रोल क्या रहता है, बाहर वाली साइड से क्या कर रहा है सोडियम, बाहर से कुछ अंदर ले जाने की कोशिश करेगा सोडियम, ठीक है। और जो पोटाशियम है वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करता होएगा। तो देखते हैं क्या करता है वो। जो सोडियम है हमारे पास वो क्या करता है, एक तो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करता है, दूसरा क्या करता है, शुगर और अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है बाहर वाली तरफ, तो ब्लड में क्या है, हमने खाना खाया, वहाँ पे शुगर बनी या कुछ भी ग्लूकोज, कुछ भी हमने खाना खाया तो उससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है, शुगर मिल रही है, तो वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद बाहर क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, ब्लड से शुगर को लेंगे और सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सेल के अंदर शुगर चल गई। अब शुगर का करना ही क्या हमने, शुगर का हमने क्या करना होता है कि जो अंदरली साइड क्या पड़ा है, के पॉजिटिव पड़ा है, वो के पॉजिटिव क्या करेगा, इस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ATP के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों का रोल हो गया, ये बाहर से अंदर लेके आ रहा है शुगर को, और ये क्या कर रहा है, शुगर को
ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोडियम ने क्या किया, शुगर और अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया अंदर की तरफ। पोटाशियम ने क्या किया, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में। कैसे कन्वर्ट करेगा, एक्टिवेट कर देता है एंजाइम को, सिर्फ दूसरे बंदे को एक्टिवेट करेगा भी, हाँ जा वो रिएक्शन तू करके आ, तो वो दूसरों को एक्टिवेट करेगा एंजाइम को और वो रिएक्शन कर देंगे आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है नर्व सिग्नल के लिए, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व सिग्नल के लिए। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे कुछ कंपाउंड्स हैं सोडियम के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक दो, जिसके अंदर फर्स्ट कंपाउंड आता है सोडियम कार्बोनेट, जो वाशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है। तो Na2CO3.10H2 इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये सोलवे प्रोसेस से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सोलवेज प्रोसेस क्या चीज़ है, मतलब हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया है, ब्राइन सोल्यूशन के अंदर जब हम अमोनिया डालेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, ये कार्बोनेट वाला सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट का सोल्यूशन बनने के बाद फिर से हम H2O प्लस CO2 के अंदर हमने एडअप करवाया, तो ये फिर से कार्बोनेट बना दिया। तो अमोनियम कार्बोनेट बनने के बाद हमने NaCl के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। सबसे पहले क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है यहाँ पे NaHCO3। ये NaHCO3 जो होता है इसकी क्या बनती हैं, प्रेसिपिटेट बनती हैं, PPTs बनती हैं। PPTs बनने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो इसको हमें हीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है। स्ट्रांगली हीट करने के बाद ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, वॉशिंग सोडा प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रांगली हीट करने के बाद तो यहाँ से वॉशिंग सोडा हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलवे प्रोसेस बोल देते हैं। इसकी यूजेस क्या रहती हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हों, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होएंगी उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, इस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, हार्ड वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो यूज़ किसका करते हैं, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं, सोप बनाने के लिए, लैब के अंदर भी हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का, कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी यूजेस रहती हैं। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कुछ सेल होता है जिसका नाम है कास्टनर कैलनर सेल, उसके अंदर स्टील की कैथोड, ग्रेफाइट की एनोड, दो तरह की एनोड लगी होती हैं, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, NaH को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक होता है एक तरह का, जिसकी 3 पार्टीशंस होती हैं, 3 तरह की पार्टीशंस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हमने सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर जो हमने पार्टीशन की है, सेकंड पार्टीशन के अंदर क्या करेंगे, NaH को फिल कर देते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन होता है NaH का, वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट जो होती है वो ग्रेफाइट एनोड की बनी होती है और आयरन एनोड जो है कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद मरकरी की लेयर भी प्रेजेंट होती है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है वो मरकरी की लेयर। कैसे, आउटर कंपार्टमेंट के लिए तो कैथोड का काम कर रही होती है, और जो अंदर वाले कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट, उसके लिए एनोड का काम कर रही होती है। तो 2 तरह से काम कर सकती है मरकरी की लेयर। ठीक है, मरकरी जो होती है वो सेल को रोकिंग मोशन में ले आती है। कैसे, मरकरी मूव करती रहती है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ। अगर उसका कैथोड बनना है उसको, तो वो कहाँ पे जाएगी, आउटर कंपार्टमेंट वाली साइड चल जाएगी। अगर उसको एनोड बनना है तो वो सेंट्रल कंपार्टमेंट वाली साइड चल जाएगी। तो इस तरह से मरकरी की लेयर जो होती है वो क्या करवाती है, जैसे ही करंट पास करेगा इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हम इसकी NaH की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शंस रहती हैं कि NaCl को हमने लिया तो कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये एनोड पे ये चीज़ चल रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और कैथोड से हम सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर आती है सोप की, पेपर्स की, और फैडर ऑयल को हम बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। किसकी, एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने फिनिश कर ली हैं। यहाँ पे एल्कली मेटल्स फिनिश हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी किसकी रह गई है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की रह गई है। तो यहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में सिर्फ डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी एल्कली मेटल्स की। तो अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस लड़के को भी देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत गंदा है इसका फेस, आई नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बंदा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।